NASA, directors of all IITs, vice chancellors of center, as well as state level universities, both private and government, principals of colleges, faculty members, students, education enthusiasts, persons from the media. We are all looking forward to this day of announcement of NIRF ranking for about 5 years. In fact, सबसे पहले 2016 में 4 अप्रैल 2016 को पहला नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के जरिए पहला रैंकिंग अनाउंस किया गया था। वो सरकार से जो 2015 में कमिटमेंट किया गया था उसकी पूर्ति की गई थी। उस समय मैडम स्मृति ईरानी जी मंत्री जी थी और डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी ने बहुत मेहनत करके इस पर्टिकुलर रैंकिंग सिस्टम का फ्रेमवर्क बनाया और उस दौरान पहले साल में हमने सिर्फ 4 कैटेगरीज में यूनिवर्सिटी कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी, मैनेजमेंट कैटेगरी और फार्मेसी कैटेगरी, इन ऑल दीज 4 categories rankings were announced. And then gradually we went on increasing the number of categories, and today we stand at 9 categories. And this year I am given to understand that as many as 5,805 institutions are participating in ranking this year. Every year we have decided that we will announce the rankings in the first week of April. This year, by month end of March, this pandemic grew so much that the lockdown was announced, and therefore physical program could not be held in the first week, and it was getting postponed. And finally, we are now doing this function, which is long awaited, in an online mode. In fact, आज के दिन सभी चीजों में ऑनलाइन शब्द प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होते जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, ऑनलाइन लॉन्चिंग ऑफ वेरियस पोर्टल्स एंड अनाउंसमेंट्स। तो व्हाई नॉट ऑनलाइन अनाउंसमेंट ऑफ NIRF रैंकिंग। और इसलिए आज के दिन हम इस रैंकिंग को अनाउंस करने जा रहे हैं और मैं मंत्री महोदय श्री रमेश पोखरियाल जी का अभिवादन करता हूं कि 5 सालों से ये सिलसिला जो जारी है, सारे लोग इसके तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो 5 पैरामीटर्स के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, एक है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, इसमें फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब आते हैं, और छात्रों को उस कॉलेज में जाने से क्या अनुभव होगा इसका परिचय उसके माध्यम से होता है। तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट इज नोन एज इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, रिसोर्सेस वहां क्या है, इसकी जानकारी इस पैरामीटर के माध्यम से पता चलती है। तो दूसरा पैरामीटर जो रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में है, वहां कैसे हर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन रिसर्च को सपोर्ट सिस्टम है, वहां कैसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, इसकी भी इसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है। और तीसरा है ग्रेजुएट आउटकम, जैसे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स हो, प्लेसमेंट हो, अलुमनाई का अचीवमेंट हो। तो ये छात्रों को जानकारी और पेरेंट्स को जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा जो है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। बाकी जो रैंकिंग्स है वर्ल्ड में, जैसे QS है, टाइम्स हायर एजुकेशन है, शंघाई रैंकिंग है, इसमें इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, आउटरीच, इसके बारे में ज्यादा प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन हम कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एम्पैथी फैक्टर हो, सेंसिबिलिटी हो, इसके बारे में भी हम इसमें से हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन कि ये इंस्टीट्यूट कैसे है, किस तरह से लोगों को ट्रीट करता है। और 5वां जो है परसेप्शन, लोगों की भावना इस संस्था के बारे में क्या है। तो ऐसे 5 पैरामीटर के ऊपर जो हम अनाउंसमेंट करते हैं, इससे छात्रों को और पेरेंट्स को काफी लाभ होता है। तो सब लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि 5वें इस एडिशन में किसको कौन सा रैंक मिलने वाला है। तो मैं शुभकामनाओं के साथ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं और आगे का कार्यक्रम हमको आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर सहजबुद्धे सर। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर के अग्रवाल जी, चेयरमैन NBA से, कि वो
इंडिया रैंकिंग 2020 की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मैं प्रोफेसर के अग्रवाल जी से ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर नासा। माननीय मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री राकेश रंजन जी, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर अमित सहस्त्रबुद्धे जी और मेंबर सेक्रेटरी एनबीए के डॉक्टर अनिल नासा। हमें आज ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्टीमेटली हम इस साल भी रैंकिंग्स को लगभग समय से रिलीज कर पा रहे हैं। हमारी तैयारी तो अप्रैल फर्स्ट वीक की पूरी थी ही, लेकिन वो मार्च में पैंडेमिक की वजह से वो पोस्टपोन हुआ और फिर ये लगता रहा कि शायद हम जल्दी ही ये विज्ञान भवन के फंक्शन में कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा वो सोचते रहे कि क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली विश्वविद्यालयों को, इंस्टीट्यूशंस को ये लग रहा था कि रैंकिंग अनाउंस होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी साल भर इसकी तरफ देखा था, ये सोचा था कि रैंकिंग क्या हो सकती है हमारी। तो उनका बहुत अनुरोध आ रहा था कि रैंकिंग अनाउंस की जाए। तो मंत्री जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एग्री किया कि वो इस साल अभी रैंकिंग को ऑनलाइन ही अनाउंस कर देंगे, ताकि सब लोगों को अपने रिजल्ट की जो प्रतीक्षा है वो खत्म हो। तो मैं एनबीए की तरफ से और सारे शिक्षा जगत की तरफ से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस समय सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स इस प्रोग्राम में शामिल हैं और बड़ी उत्सुकता से रैंकिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो माननीय मंत्री जी अभी थोड़े मिनटों में घोषित करेंगे। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने विस्तार से रैंकिंग के बारे में बताया कि 15 से ये सिस्टम शुरू हुआ। आज हम 5वीं बार इंडिया रैंकिंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो इंडिया रैंकिंग सिस्टम है ये काफी एक्सेप्टेबिलिटी पा लिया है। हमारे हर इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सारे स्टेक होल्डर्स इंडिया रैंकिंग को मान्यता दे रहे हैं और आज बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। एडमिशंस भी लोग सीख करते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी रैंकिंग क्या है, इंडस्ट्रीज प्लेसमेंट के लिए आते हैं तो भी पूछते हैं तुम्हारी रैंकिंग क्या है। तो एक रैंकिंग का पैरामीटर बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये मैं मानता हूं कि शिक्षा जगत में हम सबके लिए एक खुशी की बात है। पिछले साल की अपेक्षा भी मैं देखता हूं कि इस पिछले साल यदि हमारे पास 3100 इंस्टीट्यूशन लगभग ने अप्लाई किया था, तो इस साल 20% बढ़ गए। तो एक साल के अंदर हम 20% ज्यादा इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग के लिए आगे आए हैं और इस साल लगभग 3800 इंस्टीट्यूशन ने अप्लाई किया है और लगभग 5800 एप्लीकेशन डाली हैं अलग अलग कैटेगरीज। जैसा कि अमित सहस्त्रबुद्धे साहब ने बताया कि हम इस समय यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग डिक्लेयर करते हैं, ओवरऑल रैंकिंग डिक्लेयर करते हैं, कॉलेजेस की रैंकिंग डिक्लेयर करते हैं और फिर डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग डिक्लेयर करते हैं। इंजीनियरिंग की करते हैं, मैनेजमेंट की करते हैं, फार्मेसी की करते हैं, आर्किटेक्चर की करते हैं, लॉ की करते हैं, मेडिकल की करते हैं और इस साल पहली बार डेंटल कॉलेजेस की भी करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद रिक्वेस्ट किया हमें कि हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेजेस की रैंकिंग हो और आप उसके लिए पैरामीटर्स बना के ये करें। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव देश के लिए बहुत सुखद खबर है कि इवन प्रोफेशनल सोसाइटीज और काउंसिल्स भी रैंकिंग को महत्व दे रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस मान रहे हैं। हम 5 पैरामीटर पे रैंकिंग करते हैं, जैसे सहस्त्रबुद्धे साहब ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया। तो मुझे ये ऐसा लगता है, हम सबको लगता है कि कोविड के बाद भी हमें शायद ब्लेंडेड मोड में चलना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में इतने क्लासरूम नहीं होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम सारी क्लासेस को फेस टू फेस चला सकें। तो यदि ब्लेंडेड मोड में हमें चलना है तो हमें हर मेजरमेंट के पैरामीटर्स में कहां कहां चेंज करना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। माननीय मंत्री जी,
एक्रेडिटेशन हो, रेटिंग हो, रैंकिंग हो, ये सब मेजरमेंट मैकेनिज्म इसीलिए इजाद किए गए थे कि यदि किसी को पता हो कि वो कहाँ है तभी वो अपने लिए ऊंचा बेंचमार्क स्थापित कर सकता है। तो आज रैंकिंग की वजह से, एक्रेडिटेशन की वजह से लोगों को ये अपना मेजरमेंट हो रहा है। और मैं विज्ञान का छात्र हूं, हम ये हमेशा कहते हैं कि जब तक किसी चीज को मेजर नहीं किया जाएगा तब तक उसकी इंप्रूवमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रैंकिंग हमें मेजरमेंट का एक स्कोप देता है जिसको हमने आगे बढ़ाया है। और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन जो 6 साल से बहुत इंफेसिस से एजुकेशन इन जनरल में अडॉप्ट हो रहा है, हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर में, तो क्वालिटी के पैरामीटर यूजीसी ने बहुत बनाए हैं, एआईसीटी ने बहुत बनाए हैं और हमें रिजल्ट भी दिख रहे हैं। तो रैंकिंग भी उसमें एक पैरामीटर है। मैं ये नहीं मानता कि कोई भी पैरामीटर एक पूर्णतः अपने आप में सक्षम होगा, सब पैरामीटर्स मिला के हमें क्वालिटी देंगे। और मैं कहता हूँ रैंकिंग भी एक बेबी स्टेप है टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं आप सब लोगों के शुभकामना से। देश में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका विश्व में नाम है, जिन्होंने इस देश को बहुत गौरवान्वित किया है, परंतु ये भी फैक्ट है कि इस देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एवरेज क्वालिटी में अभी बहुत सुधार होना बाकी है। यदि हम देश के इंस्टीट्यूशंस की एवरेज क्वालिटी को देखते हैं तो हम बहुत नीचे हैं और हम ये समझते हैं कि रैंकिंग भी एक माध्यम है जिससे हम इसको आगे सुधार पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश्ड फेलो के नाते मुझे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था नेशनल एजुकेशन। मैंने माननीय मंत्री जी को भी उसकी एक कॉपी दी थी। उसमें हमने ये पैरामीटर्स लाए कि यदि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स एजुकेशन में हम गुणवत्ता को बहुत तेजी से आगे नहीं लाएंगे तो हम बिखर जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि रैंकिंग के माध्यम से भी हम गुणवत्ता की तरफ बढ़ेंगे। हम लर्निंग कर्व में हैं, हर साल इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। सिस्टम को स्टेबलाइज होने में और थोड़ा समय लगता है, तो एक्सपेंडिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल इस साल हमने यूनिवर्सिटी का परसेप्शन के मार्क से वो हमने नैक एक्रेडिटेशन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि नैक एक्रेडिटेशन ऑलरेडी परसेप्शन को इंडिकेट कर रहा था। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स, जितनी संस्थाएं हैं एचआरडी अंतर्गत वो आपस में मिलजुल के काम कर सके, उसकी तरफ ये कदम है कि हमने नैक के डाटा को यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के साथ जोड़ा। और एक सेंटेंस में स्टीफन हॉकिंग से किसी ने पूछा कि पिछली शताब्दी फिजिक्स की या इस शताब्दी बायोलॉजी की होगी, उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये शताब्दी सिस्टम और कम्प्लेक्स होते जाएंगे, हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम भी और, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में भी सिंपल सोल्यूशन निकलेंगे, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। आज इस नीति को अनाउंस करें। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन सर। अब मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर डीपी सिंह, चेयरमैन यूजीसी सर से वो सभा को संबोधित करें। आदरणीय प्रोफेसर डीपी सिंह सर। आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक, हमारे माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, आदरणीय चेयरमैन एआईसीटी प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एमएचआरडी श्री राकेश रंजन जी, जो पहले भी मंत्रालय में रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही अनुभवी हमारे एनडीए के चेयरमैन प्रोफेसर के अग्रवाल जी और बहुत ही डायनेमिक मेंबर सेक्रेटरी एनडीए डॉक्टर अनिल कुमार नासर जी, सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, सभी संस्थानों के निदेशकगण, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, मैं यूजीसी की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस महत्वपूर्ण आयोजन में। और सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी के द्वारा संस्थानों की घोषणा की जाएगी, लेकिन जिन संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने इंडिया रैंकिंग 2020 में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम माननीय राज्यमंत्री जी को, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को सुनने के लिए आग्रह है। और वो इसलिए भी मैं ये चिन्हित करना चाहूंगा, उद्धृत करना चाहूंगा, रिट्रेट करना चाहूंगा कि पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में आप दोनों ने मिलकर के टीम भावना से जो कुछ देश को दिया है, शिक्षा जगत को दिया है, और जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं शिक्षा जगत में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, वे अनुकरणीय हैं और उदाहरण देने योग्य हैं। इसके लिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और माननीय राज्य मंत्री जी आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। मेरी चेयरमैन के रूप में जो संस्थाएं हमारे इंडिया रैंकिंग 2020 में घोषित होने वाली हैं, उनसे अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। मेरी क्या सबकी बढ़ गई होंगी, और स्वाभाविक ही है, क्योंकि अब नाउ these institutions are going to be lead institutions, and we expect from them to lead by examples, by best practices, और वो बेस्ट सेटिंग और एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूशन के रूप में आगे काम करें। और मैं ये भी अपेक्षा करना चाहूंगा कि हमने यूजीसी में पिछले 1 वर्ष में, विशेषकर और पिछले 2-2.5 वर्ष में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। वाइस मैंडेट हम लोगों ने अडॉप्ट किया था इन कंसल्टेशन विद ऑल दी वाइस चांसलर्स एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। और उस क्वालिटी मैंडेट के अंतर्गत, जैसा कि प्रोफेसर सैफुद्दीन साहब ने बताया, जैसे प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पूरे हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में हम लोगों का फोकस रहा है टू प्रमोट क्वालिटी थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट चीज। और इसमें बहुत से इनिशिएटिव क्वालिटी मैंडेट के अंतर्गत लिए गए हैं, जिसमें कि हमारा दीक्षारंभ है, जिसमें कि LOCF है, जिसमें कि जीवन कौशल है, लाइफ स्किल से संबंधित पाठ्यक्रम है, जिसमें कि मूल्य प्रवाह है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू प्रोफेशनल एथिक्स, सतत है टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल कैंपस, फैकल्टी इनोवेशन प्रोग्राम है, स्ट्राइड है ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, सोशली रिलेवेंट, नेशनली इंपॉर्टेंट और ग्लोबली सिग्निफिकेंट रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्वालिटी मैंडेट के अंतर्गत। और बहुत सारे जो फ्रेमवर्क की चर्चा में कर रहा हूँ और जो गाइडलाइंस की मैंने बात की है, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने और माननीय राज्य मंत्री जी ने ही इनको लॉन्च किया है पिछले 1 वर्ष में। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी यूजीसी वेबसाइट पर। हमने सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को इससे अपेक्षा भी की है कि वे इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान इसके बारे में बनाएं और अगले सत्र से अपने अपने पर्सनों में इसको लागू करें। मैं जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान आज इंडिया रैंकिंग्स में घोषित होने वाले हैं, उनसे विशेषकर अपेक्षा करूंगा, जैसा कि मैंने कहा है, कि वो लीड इंस्टीट्यूशन बने, सेटिंग इंस्टीट्यूशन बने, एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूशन बने। तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो MHRD के इनिशिएटिव्स हो, चाहे यूजीसी के इनिशिएटिव्स हो, चाहे AICTE के इनिशिएटिव्स हो, या और दूसरे जो अपेक्स बॉडीज हैं, NBA के इनिशिएटिव्स हो, उनको अपने अपने यहाँ परिसरों में वो शीघ्रता से इम्प्लीमेंट करें। और मैं तो अपेक्षा ये भी करूंगा, क्योंकि हमारी परामर्श योजना भी है, परामर्श में जिसको वी हैव एक्सपेक्टेड दी हाईली प्लेस्ड, हाईली रैंक्ड, हाईली ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन टू मेंटोर अदर हायर इंस्टीट्यूशंस। तो वो सभी परामर्श भी दूसरों को करें, दूसरे इंस्टीट्यूशंस की एटलीस्ट 5 इंस्टीट्यूशंस की अपने आसपास उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनका इंस्टीट्यूशन प्रोफाइल बढ़ाएं और उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। तो इससे पूरा का पूरा जो हमारा क्वालिटी हायर एजुकेशन का पूरा मिशन है, उसमें मदद मिलेगी। मेरी ये भी अपेक्षा होगी, और माननीय मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे, कि उन्नत भारत अभियान जो बहुत बड़ा अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उसमें भी शिक्षा जगत से अपेक्षा की गई है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आसपास के 5 गांवों को गोद लें और एक सोशल कनेक्ट एस्टैब्लिश करें। हमारे देश की आत्मा गांवों में रहती है, और गांव जब समृद्ध होंगे, आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक सोशल कनेक्ट एस्टैब्लिश करें भारत अभियान के। तो इसके लिए भी हमने सोशल कनेक्ट के लिए अलग से गाइडलाइंस बनाई है। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वैसे तो पहले से ही ऑनलाइन और ODL का एम्फेसिस था, लेकिन अब इसमें गति आई है, और ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इस समय की मांग भी है। और जैसी की चर्चा की गई है हमारे दोनों अध्यक्षों के द्वारा, तो हम
अब बड़ा परिवर्तन ये माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार करने जा रहे हैं कि जो हमारे दूरदर्श और मुक्त शिक्षा है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उसमें, और जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन इससे संबंधित जो रेगुलेशंस हैं उनको हम लोगों ने एक्सपर्ट्स के माध्यम से रिविजिट किया है और हम NIRF जो इंडिया रैंकिंग्स है उसको महत्व दे रहे हैं। पहले दोनों ही रेगुलेशंस में नेट एंड NIRF रैंकिंग था, अब उसमें परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत जल्दी नोटिफाई होगा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के अप्रूवल के पश्चात, उसमें और करने जा रहे हैं। इसका अभिप्राय हुआ क्योंकि ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा जो कुछ घोषणा की गई थी पिछले बजट स्पीच में, और अभी भी जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन में लाने के लिए बात कही गई है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो इंडिया रैंकिंग्स को हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि और ज्यादा संस्थान इसमें आए, रैंकिंग्स में अप्लाई करें इंडिया रैंकिंग्स में, क्योंकि ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर के वर्ल्ड रैंकिंग्स की ओर जाती है। कल ही माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स की इंडिया में जो विश्वविद्यालय आए हैं उनकी घोषणा की है, तो हमें ये यात्रा यहाँ से वहां तक ले जानी है। और माननीय मंत्री जी इसके प्रति बहुत ही सजग हैं, सचेत हैं, और बहुत उनका प्रयास है कि हमारे जो संस्थान है शीर्ष संस्थानों में आए और जो हमारी शिक्षा की आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति करें। जहां एक और चुनौती अपनी जीआर को लेकर के वहीं शीर्ष स्थान पर पहुंचने की है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसलिए इन संस्थाओं से अपेक्षाएं सबकी सामूहिक अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। मैं आशा करता हूं कि संस्थान इस पर खड़े उतरेंगे और भविष्य में चलकर के मेरे को ये भी निवेदन होगा कि माननीय मंत्री जी जो NIRF है और इंडिया रैंकिंग है उसको सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंडेटरी कर दें, जिससे प्रतिस्पर्धा और बढ़े, लोग इसमें शामिल हों और उनको पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं आज और हमें कहाँ तक की यात्रा करनी है आगे बढ़ने के लिए। तो जब मैंडेटरी जिस तरह से नेट के ग्रेडिंग को मैंडेटरी किया गया है, उसी तरह से कम टू बिगिन विद ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, ऑल ग्रांट इन कॉलेजेस, इनके लिए तो मुझे लगता है कि आवश्यक कर ही देना चाहिए, जिससे कि ये और ज्यादा पॉपुलर हो और जो पूरा का पूरा हमारा ग्राफ है क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन का वो बढ़े और ये मिशन हमारा कामयाब हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एनडीए को और उनके चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी को बधाई देता हूं आज के इस आयोजन के लिए, और हम लोग सभी आग्रह है माननीय मंत्री जी के और राज्य मंत्री जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब श्री राकेश रंजन जी, अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से अनुरोध करूंगा कि वो पार्टिसिपेंट्स को और सभा में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करें। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, चेयरमैन AICTE श्री प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, चेयरमैन UGC प्रोफेसर DK सिंह जी, चेयरमैन MBA प्रोफेसर KK अग्रवाल जी, चेयरमैन नासा मेंबर सेक्रेटरी NBA, जो लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, तमाम वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और मीडिया के लोग एवं अन्य तमाम लोग, आप सभी को मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। चेयरमैन AICTE प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी ने अपने ये बात कही, इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को विकसित करने में प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनफैक्ट ही प्लेड ए वेरी पिवटल रोल एंड वाज द पर्सन हु डेवलप्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट। और उसके बाद मुझे यह कहते हुए भी काफी हर्ष का आभास होता है कि उस टीम MHRD का मैं भी सदस्य था, इस समय इस रैंकिंग फ्रेमवर्क विचार विमर्श चल रहा था और इसको विकसित करने में हम लोगों ने कई बार इसको काफी डिटेल में इसकी आलोचना की, इसका डिस्कशन किया, डिबेट हुआ, और उस डिस्कशन डिबेट में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और जिस रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो एक
बहुत ही विशिष्टता है। वो मैं बोलूंगा कि 3 विशेषताएं हैं जो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क्स भी हैं, उनमें उतनी नहीं पाई जाती हैं जितनी कि NIRF में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है पारदर्शिता की। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। सारे इंस्टीट्यूट्स अपने डेटा, पहले तो डेटा जो हमारे होते हैं ये 2 सोर्सों से होते हैं। एक सोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट सबमिट करते हैं हमारे पास, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें वो सबमिट करते हैं। दूसरा सोर्स होता है थर्ड पार्टी सोर्स, वो भी NIRF में अच्छी तरह से उल्लेख किया हुआ है कि किस तरह के थर्ड पार्टी सोर्स से हम लोग डेटा लेते का है, वो थर्ड पार्टी सोर्स के डेटा हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए, प्लेसमेंट की जानकारी चाहिए, फैकल्टी के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो इंस्टीट्यूट खुद सबमिट करते हैं। इसमें हमारे लिए फिजिकली ये संभव नहीं था कि जाकर हर इंस्टीट्यूट के जो डेटा है उनको हम चेक करें। इसलिए इसमें जो एक प्रिंसिपल हम लोगों ने सोचा था वो प्रिंसिपल था नेमिंग एंड शेमिंग का। किसी ने गलत डेटा सबमिट किया तो वो खुद उसके लिए उत्तरदायी होगा, और डेटा पहले वो NIRF में NBA को सबमिट करते हैं और साथ ही साथ अपने वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं। सारे वेबसाइट में अपलोड करने का महत्व यह है कि हर किसी को पता है कि उन्होंने क्या डेटा NIRF में सबमिट किया। अगर किसी को आपत्ति है तो वो उस इंस्टीट्यूट को लिख सकता है। NIRF के गाइडलाइन में बिल्कुल अच्छी तरह उल्लेख किया जाता है कि आप एक ईमेल आईडी दें करके लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद NIRF डेटा को कोलेक्ट करके, सारा डेटा संकलित करके अपने वेबसाइट पर डालता है। उसके बाद भी इंस्टीट्यूट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट को जाता है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है, अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर डेटा गलत है, तो वो उसमें पुनः एक बार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। NIRF को यह भी हक है कि अगर कहीं से कोई कंप्लेन आती है, कोई शिकायत आती है, तो इंस्टीट्यूट जाकर के फिजिकल चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पारदर्शिता है। हर स्टेज पर हम लोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जो डेटा सबमिट किए जा रहे हैं वो डेटा सही हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से हर किसी को पता है कौन इंस्टीट्यूट क्या डेटा दे रहा है। NIRF इस डेटा के ऊपर इस रैंकिंग को निर्धारित कर रहा है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने उस थी और आज भी वो चीज अच्छी तरह से आ रही है NIRF के रैंकिंग में, वो है ऑब्जेक्टिविटी की। जितने भी पैरामीटर्स रखे गए इस रैंकिंग को निर्धारित करने में, वो पैरामीटर्स ज्यादातर ऑब्जेक्टिव। कई सारे इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो हैं उसमें हम पाते हैं कि परसेप्शन को काफी हाई वेटेज दिया गया है, अप टू 50%। और परसेप्शन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो परसेप्शन में जब इतना हाई वेटेज देंगे तो ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि किनसे परसेप्शन के बारे में फीडबैक लिया गया। अगर उनका अनुभव हमारे इंस्टीट्यूट से गलत है तो हो सकता है कि हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा भी रहे तो भी गलत फीडबैक आ जाए। परसेप्शन यद्यपि जरूरी है एज ए पैरामीटर, लेकिन परसेप्शन का वेटेज हम लोगों ने कम रखा था, 10% ही रखा था। 10%, जबकि कई सारे रैंकिंग फ्रेमवर्क परसेप्शन का वेटेज 50% तक होता है। और बाकी जितने भी परसेप्शन के अलावा बाकी जितने भी जिनका की वेटेज 90% होता है, उसमें सारा कुछ ऑब्जेक्टिव तरीके से ही based on the data submitted by the institute or based on the third party data, we can find out what is the score in those percentage. So this 90% is completely objective. 10% जो परसेप्शन का है उसके लिए भी जो हमारा सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज काफी बड़ा लेते हैं, उसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। परसेप्शन के अलावा जो बाकी हमारे डेटा सेट हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अच्छी तरह काम करने के लिए 2 तरह की चीजें हैं। एक तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज गुड क्वालिटी फैकल्टी, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड क्वालिटी रिसर्च फैसिलिटीज, गुड क्वालिटी बिल्डिंग हॉल्स, ये सब जो है एकेडमिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम कह सकते हैं कि ये इनपुट्स हैं। इसके अलावा जो आउटपुट्स हैं, रिसर्च आउटपुट क्या हैं, स्टूडेंट्स जो वहां से पढ़कर निकल रहे हैं उनका लर्निंग का लेवल क्या है, स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट क्या है। तो ये इनपुट और आउटपुट, इन सभी को सम्मिलित करके डिफरेंट पैरामीटर्स में
हम लोगों ने उसका कुछ वेटेज दिया है इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में। तीसरी जो मुख्य बात है NIRF की, क्योंकि अन्य रैंकिंग फ्रेमवर्क में हमें नहीं मिलती है, वो है हम एक इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं। इंडियन सोसाइटी में कई तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं हम। जेंडर इक्विटी का इशू है, सोशली चैलेंज लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाए उसका एक महत्व है। फिर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हमने क्या किया, उनके इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रावधान रखा गया है। इंस्टीट्यूट को उसके लिए भी एक वेटेज दिया जाता है कि अगर आपने इन सब इनइक्विटीज को दूर करने के लिए कुछ योगदान दिया है तो आपको इससे रैंकिंग में फायदा होगा। जैसा कि चेयरमैन यूजीसी साहब ने कहा, आज की डेट में रैंकिंग को हम लोग कई तरह की नीति निर्धारण में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे टॉप 100 NIRF रैंकिंग वाले जो हैं उन्हें ऑनलाइन परमिशन, ऑनलाइन कोर्सेज रन करने की परमिशन ऑटोमेटिक बोर्ड से मिल सकती है। तो ये एक निर्णय कमीशन ने लिया हुआ है और ये निर्णय मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, खासकर आजकल के युग में जबकि कोविड के क्लासरूम कोचिंग कई तरीके से बाधित हुई है। इनका मौका हमें देना चाहिए। रैंकिंग का एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, रैंकिंग इज बेसिकली ए सिग्नलिंग मैकेनिज्म। इट प्रोवाइड्स सिग्नल टू स्टूडेंट्स, टू पेरेंट्स और जो एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनीज जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, इस इंस्टीट्यूट का क्या पोजीशन है। तो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है और कहा जाता है कि मतलब रैंकिंग आपकी कैसी है, आज की डेट में हमारे यहाँ इस 2020 रैंकिंग में कुल 3,770 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया है और 5,805 एप्लीकेशंस आए हैं। इसका मतलब कि कई इंस्टीट्यूट एक से ज्यादा कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है, एक बहुत ही अच्छा नंबर है और इससे यह साबित होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इस NIRF इस रैंकिंग फ्रेमवर्क पर उन्होंने अपना एक विश्वास जताया है। उन्हें इस बात का भरोसा है कि ये रैंकिंग, क्योंकि हम ज्यादातर कैटेगरी में टॉप 100 या टॉप 75 या टॉप 25 इस तरह की रैंकिंग देते हैं, सभी की रैंकिंग नहीं करते हैं। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में रैंकिंग में पार्टिसिपेट करके सारे इंस्टीट्यूट्स ने, उनके जितने भी हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, उन लोगों ने इस रैंकिंग के प्रति अपना विश्वास जताया है। हमें उम्मीद है कि इस रैंकिंग के का फायदा इंस्टीट्यूट उठाएंगे और भविष्य में इससे भी ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें पुरानी हिस्ट्री जहां से NIRF स्टार्ट हुआ वहां से आपने अवगत कराया और हम तब से 5 साल से उसी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री में राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी से सभा को संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगा। माननीय श्री संजय धोत्रे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD। नमस्कार। हमारे मार्गदर्शक मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, चेयरमैन UGC DP सिंह जी, चेयरमैन AICTE सहस्त्रबुद्धे जी, चेयरमैन NBA प्रोफेसर KK अग्रवाल जी, सेक्रेटरी राकेश रंजन जी, मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर नासा साहब, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए संस्थान के सभी वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट, हमारे सभी पत्रकार बंधु, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF है, उनको मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये 5वां साल है। जैसा अनिल जी ने कहा कि शुरुआत में 4 कैटेगरी में थे और हमारे चेयरमैन साहब ने अभी जानकारी दी कि अभी जो हमारा डेंटल काउंसिल है
उन्होंने खुद होते वो हमारे साथ जुड़ गए और जैसा कि 20% ज्यादा संस्था इसमें सम्मिलित हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी रैंकिंग तो हमारे बड़े मंत्री जी घोषित करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि एनआईआरएफ जो है वो जो कुछ भी 5 साल से कर रहा, तो वो एक टॉप रैंकिंग उसको तभी मिल गया। ये इसके ऊपर से अच्छी तरह से सिद्ध होता है, क्योंकि लोगों ने जो विश्वास रखा, संस्थाओं ने जो विश्वास रखा, और उनको पूरा विश्वास है कि हम इसमें सम्मिलित होने के बाद में हमारा जो स्तर है वो स्तर ऊंचा हो जाता। अभी जिनको अच्छा रैंकिंग मिलेगा, अभी तो पता नहीं है, हमारे मंत्री जी घोषित करेंगे, तो उनको मैं बधाई देता हूं। और जो थोड़ा रैंकिंग में कम है वो अगले समय अव्वल स्थान पाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी एक बात है, जो इसमें सिर्फ शामिल होने की इच्छा जता रहे, जो इसमें शामिल हुए, उनको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि परीक्षा देना ये सफलता की पहली सीढ़ी है। हम जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह के रहते हैं कि वो बोलते कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, और बाद में वो बता देते कि मैंने कोई परीक्षा ही नहीं दी। लेकिन जिसने परीक्षा नहीं दी वो परीक्षा में फेल नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में निश्चित ही वो फेल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं पे भी हमारा असेसमेंट करते, परीक्षा देते, हमारा आत्मचिंतन करते, और बाद में दूसरा कोई हमारी परीक्षा लेता, तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ते जाता। और हर एक का आत्मविश्वास बढ़ना ये बहुत जरूरी चीज है। अब इसके कारण हमारी जो संस्था है उनकी एक अलग पहचान बनती है, हमारा रेपुटेशन बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विद्यार्थी है, अभिभावक है, उनको उनकी संस्था अच्छी है उसका चयन करने में उनको मदद मिलती है। और बाद में जो कैंपस इंटरव्यू होते, प्लेसमेंट होते, क्योंकि हर जगह हम देखते कि हर इंस्टीट्यूट ये बताता कि हमारा 70% प्लेसमेंट हुआ। कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे है कि उनका 100% प्लेसमेंट भी होता, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हमारी संस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर वाले लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। इसलिए ये जो रैंकिंग है वो बहुत जरूरी है। और चेयरमैन साहब ने जो बात कही, चाहे हमारा न्याक हो, एनडीए हो, एनआईआरएफ हो, सबका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज हम देखते कि वर्ल्ड रैंकिंग में इंटरनेशनल लेवल पे अब हमारे मंत्री जी हमेशा कहते, वो हमारा हमेशा उत्साहवर्धन करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि ये हमारी पहली सीढ़ी है वर्ल्ड रैंकिंग में हमको ऊंचा अगर